Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's video we are going to discuss chapter 2 of economics. यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्टर्स के बारे में. चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर 2 है. चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं. अगर आपने वीडियो लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो आपको इस चैनल की तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल. ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, जिससे कि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल पाए. सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. एज यू नो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चा जिनमें हम कुछ अर्न करते हैं अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए. हमारी इकोनॉमी में जो जितना टोटल प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स का, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर सेक्टर को डिफ़ाइन करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है बच्चा. Sectors define a large segment of the economy in which business share the same और a related product और services. As you know, हमें पता है कि जितना भी हमें प्रोडक्शन होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो वो हमारी टोटल अर्निंग्स होती हैं, है ना. और ये अर्निंग्स हम किन के थ्रू करते हैं? हम अपने सेक्टर्स के थ्रू करते हैं. चाहे हम प्राइमरी सेक्टर में रहते हों, सेकेंडरी में रहते हों या टर्सरी सेक्टर में रहते हों. यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं. ओके, एग्रीकल्चरल सेक्टर. और सेकंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं. ठीक है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर. और थर्ड है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसे हम टर्सरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं. ओके, चलिए यहाँ पे हमने देख लिया. इसके आगे देखते हैं, इनके बारे में डिटेल नॉलेज लेते हैं. क्या होता है प्राइमरी सेक्टर? व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग, हम जब बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, तो कौन कौन सी एक्टिविटी हम ले सकते हैं? फिशिंग. ठीक है, फिशिंग के अलावा और एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, दीज आर प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटीज़, है ना. यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं. सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं अदर वेरिएशंस में, अदर फॉर्म्स में. उन्हें बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, टर्सरी सेक्टर जिसे हमने सर्विस सेक्टर बोला था बच्चा. सर्विस सेक्टर क्यों बोला था इसको? इसलिए बोला था क्योंकि ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि अगर हमें बात करनी हो, कंपेयर करना हो उन तीनों सेक्टर्स को, तो किसके बेस पे कर सकते हैं? तो हम इसे किसके बेस पे करते हैं? जीडीपी. व्हाट इज़ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, सो व्हाट इज़ जीडीपी? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जीडीपी के बेस पे हम कंपेयर करते हैं तीनों सेक्टर्स को या उनमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको. तो व्हाट इज़ जीडीपी? क्या होता है? द क्वेश्चन अराइजेस, जीडीपी क्या है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. ठीक है, पूरे साल में जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को और सर्विसेज को, फाइनल गुड्स, सामान को और सर्विसेज को, वो सभी क्या है हमारा इंडिविजुअल के थ्रू एक उसकी इंडिविजुअल इनकम है, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं. ठीक है, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्री सेक्टर्स गिव द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जहाँ पे तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन को हम जोड़ दें तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है. ग्रॉस का मतलब टोटल. ठीक है, तो जीडीपी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ है. इट शोज़ हाउ द बिग इकनॉमी इज़, कितनी ज़्यादा बड़ी है कितनी छोटी है. इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है. ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया किसके थ्रू कंपेयर करते हैं. अब हम देखते हैं जैसे जैसे हम कंपैरिजन करते हैं तो आपने देखा होगा प्रीवियस टाइम कौन सी क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. आप 1973 से 74 के ड्यूरेशन का टाइम देखिए. यहाँ पे कितना कम प्रोडक्शन था, जीडीपी बहुत कम थी बाय द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. बस जैसे जैसे टाइम पास हुआ, आगे बढ़ता चला गया टाइम, तो हम देखते हैं 13 to 14 ईयर्स में देखिए कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारा. देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है, टर्सरी सेक्टर का कितना है और सेकेंडरी सेक्टर का कितना है. यहाँ हमारा जो बेस है ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर. ये रेड कलर आपका सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद जीडीपी है, और ये ग्रीन है हमारा टर्सरी सेक्टर की जीडीपी. ठीक है, दैट मीन्स वी आर
getting high GDP from tertiary sector. अकॉर्डिंग टू द स्लाइड आप देख सकते हो कि टर्सरी सेक्टर काफ़ी जल्दी एमर्ज हुआ एक लार्ज प्रोड्यूसिंग सेक्टर के फॉर्म में इंडिया में, और इसने प्राइमरी सेक्टर को भी रिप्लेस कर दिया इसमें। इससे पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे हाई जीडीपी जनरेट करता था, ठीक है, लेकिन अब टर्सरी सेक्टर ज़्यादा करता है। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं बच्चा। क्या क्या रीजंस हैं? सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या स्कूल, कॉलेजेस, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, पार्क्स, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, उनकी लाइवलीहुड के लिए, उनके आगे की जीवन के लिए। तो इन सभी के बिना हम लोग की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, और ये सारी सर्विसेज हमें मिलती हैं टर्सरी सेक्टर से, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर टोटली डिपेंड्स ऑन टर्सरी सेक्टर। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि टर्सरी सेक्टर ही हमें क्या प्रोवाइड करता है, इन दोनों सेक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लीड करता है बाकी सारी चीज़ों में, ये सभी चीज़ें देता है हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को। कौन कौन सी चीज़ें देता है, कौन कौन सी सर्विसेज देता है? ट्रांसपोर्ट देता है, ट्रेड, स्टोरेज। अब वो हमारे लिए, इससे क्या होता है, हमारी इनकम राइज होती है ना, जिसमें हम टोटली डिपेंड करते हैं। तो हमें ये सारी सर्विसेज, चाहे वो हम टूरिज्म के थ्रू लें, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? टर्सरी सेक्टर से मिलती हैं। इसीलिए आगे आने वाले टाइम में टर्सरी सेक्टर की और भी इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है, 5 मार्क क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? गवर्नमेंट और बैंक्स जो होते हैं एक मनी सप्लाई की तरह काम करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट्स जो होती हैं, ये सब क्या करती हैं? मनी सप्लाई का काम करती हैं। अब यही हैं जो हमारे से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती हैं और हमें लोन भी ऑफ़र करती हैं, है ना। तो अगर वो लोन ऑफ़र करेंगी, उतनी ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप होगी, ज़्यादा क्रिएट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेज सेटअप होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट करती है लोन्स को एट द लोअर रेट, तो लोग एनकरेज होंगे लोन लेने में, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि नई नई बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, बहुत अच्छे से सूटेबल प्लेसेस पे वहाँ पे ये सारी चीज़ें बना के रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, है ना। आसपास का जो हमारा इंफ्रा है, आसपास का जो ढांचा है, उस सबको अच्छे से कर देना, तो इसमें इन्वेस्ट करे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, लेबर चाहिए, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। हाँ, अब इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। अगर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए तो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर हम लोग या हमारी गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जैसे कि मिल्स हैं, हनी कलेक्शन सेंटर्स हैं, हॉर्टिकल्चर्स हैं, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में हेल्प करे, प्रमोट करे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। खुद के अलावा बाकी और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर भी एस्टैब्लिश करने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, जिससे वो लोग अपने आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। इवन बाय द आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑफ एन एरिया, जैसे कि मान लीजिए कोई एक एरिया किसी चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, तो हम लोग देख सकते हैं कि उसे एज अ टूरिस्ट साइट हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि टूरिस्ट साइट जो है वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। टूरिस्ट गाइड उन्हें घुमाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जब लोग आएंगे तो उनके रहने के लिए, खाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाते हैं। और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, जैसे कि बाकी और चीज़ें देखें, फार्म्स वगैरह के पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, है ना, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए होती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे आप मनरेगा का सुनते हो, मनरेगा एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने पास की थी, निकाली थी, किसके लिए? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, है ना, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ जाती है, तो ज़रा इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो हमें पता है कि जब किसी के पास कोई जॉब ही ना हो,
है ना. व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब, दिस सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो व्हेन अ पर्सन डजंट गेट अ जॉब अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स और क्वालिफिकेशन, है ना, अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब ना मिले, तो इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं. अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, व्हेन मोर देन द रिक्वायर्ड पर्सन एंगेज इन अ जॉब. जैसे आप मान लीजिए किसी एक फील्ड में, किसी एक खेत में 10 लोग की ज़रूरत है, लेकिन हमें 15 लोग लगे हुए हैं, तो वो 5% जो हैं एज अ लेबर उसमें काम कर रहे हैं, वो सब क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं. ठीक है, क्योंकि वो एक्सेस लेबर है. चलिए, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को वापस से देख लेते हैं. When more people engage in agriculture than the necessity, this kind of underemployment is hidden. In the contrast to someone who doesn't have a job and is clearly visible as unemployment, it is also called disguised unemployment. ठीक है, आपको ये तो याद. ठीक है, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, तो और बहुत सारे प्रोग्राम्स निकालती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए. तो मनरेगा के बारे में देख लेते हैं. 5 और 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है आपके लिए कि मनरेगा के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, उसके फीचर्स बताइए. तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, मनरेगा को लॉन्च करने के लिए इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड द लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क. ठीक है, यहाँ पे राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ, तो उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला जिसे बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. लेकिन बाद में इसमें महात्मा गांधी नाम ऐड कर दिया गया, तो इसका नाम हो गया मनरेगा. पहले नरेगा था इसका नाम. ठीक है, तो इसे मनरेगा 2005 बोलते हैं हम. तो पूरा नाम क्या हो जाता है इसकी फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ओके, चलिए, अंडर मनरेगा क्या है बेटा? रूरल एरियाज़ में सभी लोगों को जिनको भी काम की ज़रूरत है उनको 100 डेज़ वर्किंग गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट. ओके, एंड इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, अगर वो इस चीज़ में फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. ठीक है, वो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, भत्ते वगैरह देगी टू द पीपल. ओके, तो इससे क्या होगा, लोग जो हैं जिनके पास इनकम नहीं है रूरल एरिया में, तो उनको इनकम सोर्स जनरेट हो पाएंगे. ठीक है, चलिए जब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी सिक्योरिटी के बेस पे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट तो हमने देख लिया कि किस तरीके से लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ हैं और वो रोज़गार रखते हैं, और अनएम्प्लॉयड हैं तो बेरोज़गार हैं. तो किस सिक्योरिटी के बेस पे अगर हम डिफरेंसेस को देखें, क्वेश्चन माइंड में आ जाता है. 3 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के डिफरेंसेस को देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, ये रजिस्टर्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल. गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी रूल्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के थ्रू फॉलो किया जाता है, जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं. लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ये कंट्रोल में नहीं होते गवर्नमेंट के. ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करे, और सारे रूल्स को ये ज़रूरी नहीं है फॉलो करें गवर्नमेंट के थ्रू जो बनाए जाते हैं. ठीक है, अब वर्कर्स के बारे में बात करें तो वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है, कि 8 आवर्स वर्किंग आपके लिए फिक्स है, उसमें आपको वर्क करना है. लेकिन while in unorganized sector there are no pay for overtime working. ठीक है, इवन मोर देन 8 आवर्स आप लोग वहाँ पे काम करते हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड लीव्स जो हैं या पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है, और बाकी सारे पेंशन प्लान्स होते हैं. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाता. ठीक है, अगर एग्जांपल्स देखें ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो हम ले सकते हैं बैंक्स और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो वर्क करते हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी. ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बात करते हैं तो हमें देखें होम ट्यूटर्स. ठीक है, जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं आपके, और
पर्सन वर्किंग इन अ स्मॉल जनरल स्टोर, जो शॉपकीपर्स वगैरह के यहाँ पे काम करते हैं और लेबरर वगैरह हैं वो लोग, हाँ, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख लिया, उसके सभी सेक्टर्स देख लिए, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी देख लिया सिक्योरिटी के बेस पे, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ ओन्स असेट्स, है ना, कि असेट्स के ओनिंग पे और रेस्पॉन्सिबिलिटी पे या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे अगर बेस पे देखें तो ये कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वी कैन क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर और सेकेंड है हमारा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो इंडिविजुअल ओन्स होता है और पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट की ओनरशिप में होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट owns most of the assets and provides all the services। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, आप इसे क्रॉस कर लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर है हमारा जहाँ पे ओनरशिप जो होती है टोटल, ये प्राइवेट हैंड में होती है। एक सेकेंड रुकिए, ये प्राइवेट सेक्टर जो है आपके लिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो है ये यहाँ पे ये डिफाइन है और पब्लिक सेक्टर की क्रॉस में कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है? ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। लाइक आपके अंडर कोई कंपनी है, किसी इंडिविजुअल के अंडर कोई कंपनी है तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है, जैसे कि टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये पब्लिक सेक्टर हैं। ये पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, हाँ, ये वाली, ये पब्लिक सेक्टर की। और ये अभी जो पढ़ रहे हैं ये प्राइवेट की है, अभी जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये प्राइवेट की है। तो पब्लिक की क्या है? द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज लाइक रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमने जब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखा तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है माइंड में, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स की वेलफेयर और सिक्योरिटी के लिए तो वर्क होता ही नहीं है, तो कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये 3 मार्क क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन में इसे रख सकते हैं, इवन दैट यू कैन पुट इनटू 5 मार्क क्वेश्चन। तो किस तरीके से आंसर दे सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट जैसे आप देखें यहाँ पे किस तरीके से देखेंगे आप, देखिए, देयर इज़ अ नीड फॉर द प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो इसके लिए ज़रूरत है हम उन्हें सुरक्षा दें, सपोर्ट करें उन वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। किन पॉइंट्स के थ्रू हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं? गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर सकती है? मिनिमम वेज रेट फिक्स कर सकती है, वर्किंग आवर्स फिक्स कर सकती है, जिससे क्या होगा, उनके लिए हेल्प होगी। और उन्हें चीप रेट पे, मतलब सस्ते दामों पे लोन अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है, चीप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, खुद से जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करा सकती है अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड। अगर ये चीज़ एक्सेसिबल हो जाती है उन लोगों को तो काफ़ी हेल्प हो सकती है। और गवर्नमेंट इसके अलावा फ्रेम कर सकती है बहुत सारे नए लॉज, कुछ ऐसे प्रोग्राम जिन्हें प्रोवाइड किए जाएँ, कुछ ऐसे प्रोविजंस ओवर टाइम से रिलेटेड, पेड लीव से रिलेटेड और कुछ सिकनेस लीव से रिलेटेड, जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी वर्कर्स के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन जनरेट हो, ठीक है, जिससे कि प्रोटेक्टिव फील करें। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रोटेक्शन को, ठीक है, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे जो हमें कन्फ्यूज़न थी वो ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस में हो गया है तो आप इसे प्लीज़ नोटिस कर लीजिएगा यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस। और अभी आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को, साथ में सिविक्स को भी, तो आगे देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।